तो ये वीडियो हमारा जो 9th चैप्टर बाकी था, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, उसका सेकंड पार्ट है। तो अभी हम हमारे आरबीआई फंक्शंस हुए थे, तो अभी हम चालू करने वाले कमर्शियल बैंक्स जो अंडर किसके अंडर आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो कमर्शियल बैंक हम चालू करते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। मतलब एक कमर्शियल बैंक एक इंटरमीडियरी के तरह काम करता है, जो कि कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है। तो उसमें जो सेवर्स है, जो मतलब पैसे बचाते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं, उन दोनों को एक साथ लाने में they are profit seeking in financial institutions. Acceptance of deposits and granting loans and advances are the primary functions of commercial banks. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं कमर्शियल बैंक्स, ये मेन प्रॉफिट मोटिव रहते हैं। इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना और डिपॉजिट लेना और लोन ग्रांट करना, या फिर जो प्राइमरी फंक्शन है उनको परफॉर्म करना। कमर्शियल बैंक के ये सब फंक्शंस है। तो कमर्शियल बैंक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो सेविंग्स रहती है उनको मोबिलाइज कराने में, और उनको बाद में अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं वहाँ एलोकेट कराने में। तो इसमें दोनों आ जाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के अंडर में। एक होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, कौन से होते हैं? ये इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ये आरबीआई के जो एक्ट है 1934 में, उसमें सेकंड शेड्यूल में है। इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब जो इनकी ओनरशिप है और फंक्शनिंग के हिसाब से कमर्शियल बैंक को 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, थर्ड है रीजनल रूरल बैंक्स, और फोर्थ है फॉरेन बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक को हम आरआरबी शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो जो डेफिनेशन दिया है गया है कमर्शियल बैंक का, वो हम देखते हैं अभी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 उसमें दिया है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ lending of investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, demand draft order or otherwise। तो बैंकिंग का मतलब क्या रहता है? एक्सेप्ट करना जो पैसा है उसको, और फिर बाद में उसका यूज़ करना किसके लिए? या तो फिर उसको लेंडिंग मतलब लोन देना, या फिर इन्वेस्टमेंट करना, और डिपॉजिट कर जो मनी है पब्लिक का उसको, और बाद में रिपेएबल मतलब जो टाइम जब डिमांड होती है तब उस समय पर उसको पे कर पाना, और बाद में उसको निकाला भी जा सकता है चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और या फिर ऑर्डर देके, या फिर दूसरे और अन्य उपाय से। और जो प्रोफेसर कैरन क्रॉस थे, उन्होंने क्या कहा है कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या डीलर इन लोन्स एंड डेब्ट्स। तो एक बैंक है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, मतलब जो मिडल में आ जाता है उन दो चीज़ों में, जैसे कि इनके बीच में लोन्स और डेब्ट में, उनमें डील करता है बैंक का। तो फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक्स के? तो पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का पहला एकदम मेन फंक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब ये डिपॉजिट्स जो रहते हैं पब्लिक के वो एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो डिपॉजिट्स मेन सोर्स है फंड्स के, कमर्शियल बैंक के थ्रू आते हैं। जो पैसा आता है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू मेन सोर्स है डिपॉजिट्स। तो सेविंग्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स आर कैटेगराइज्ड एज डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो जो सेविंग्स रहती है उसके जैसे डिपॉजिट बनते हैं, और डिपॉजिट बाद में दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स। आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट मतलब जब डिमांड किए जाते हैं तब पैसा निकल सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड रहेगा, 6 महीने, 1 साल, या फिर 2-3 महीने, तो उसके बाद ही उसको निकाला जा सकता है। तो हम डिमांड डिपॉजिट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डिपॉजिट्स डेट आर ड्रॉएबल ऑन डिमांड और नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। तो वही कि जब डिमांड के हिसाब से जब पैसा निकाला जाता है कि अभी के अभी पैसा चाहिए तो अभी के अभी निकाल सकते हैं हम, उसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट और सेविंग अकाउंट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स कौन से फॉर्म में रहते हैं? पहला है करंट अकाउंट जो कि बिजनेसमैन का रहता है। सेविंग अकाउंट्स बिजनेसमैन भी बनवा सकता है, या फिर एक जो स्टूडेंट है, या फिर और भी कोई भी इंसान सेविंग अकाउंट बनवा सकता है। तो करंट अकाउंट इज़ यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन, मैंने जैसा बताया, या फिर कॉरपोरेशंस, या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़े बड़े कंपनी, या फिर ट्रस्ट जो रहते हैं अलग अलग,
उनके द्वारा ओपन किया जाता है। दे आर प्रोवाइडेड विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस ऑफ द इन द अकाउंट, मतलब जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा के बराबरी में निकाला जाना पैसा। क्योंकि हमेशा क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट रहनी चाहिए उस अकाउंट में, इतना पैसा जैसे कि 2,000 रुपया रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप सिर्फ 8,000 निकाल सकते हैं, 2,000 से ज़्यादा नहीं। तो ओवरड्राफ्ट में मतलब हम वो 2,000 है वो भी निकाल सकते हैं हम, मतलब टोटल 10,000 या 9,000 निकाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स किन के द्वारा ओपन किए जाते हैं? आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द सैलरीड क्लास, मतलब जिनको सैलरी पर मंथ सैलरी रहती है वो, या फिर स्मॉल ट्रेडर, छोटे व्यापारी, उनके द्वारा, जिनको एक पर्टिकुलर इतना जो इनकम का पार्ट है वो सेव करना है बैंक में। तो सेकंड है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स आर रिवरेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट, मतलब जो एक थोड़े टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब पे कर पाती है बैंक उस इंसान को, या फिर वो जो उसने लिमिट सेट रखा है, तो उसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग एंड टाइम डिपॉजिट। तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड डिपॉजिट 2 फॉर्म में, करंट और सेविंग में। तो उसी तरह टाइम डिपॉजिट भी रिकरिंग और टाइम डिपॉजिट्स, इनमें 2 पार्ट में बांटा गया है। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स refers to a deposit wherein a customer deposits a fixed amount at regular intervals for a specified period of time। तो उसमें क्या रहता है कि कस्टमर जो रहता है वो एक फिक्स अमाउंट का जो मनी है वो डिपॉजिट करता रहता है रेगुलर इंटरवल, मतलब अलग अलग समय पे एक पर्टिकुलर टाइम के समय के लिए, मतलब एक साल में वो जैसे कि हर महीने इतने इतने पैसे भरेगा, फिक्स अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स डिपॉजिट में क्या रहता है कि एक लमसम अमाउंट जैसे कि 50,000 या फिर 40,000 वो एकदम एक साथ ही पैसे भरे जाते हैं। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट में मतलब समय समय पे भरा जाता है, जैसे कि एक साल में 10 बार भर दिया, ये एक स्पेसिफाइड इंटरवल हुआ। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या रहता है कि एक ही बार में पूरा पैसा भरा जाता है और वो बाद में 1 साल 6 महीने जितने भी उसके बाद ही निकाला जा सकता है। तो ये जैसे कि लमसम अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो फिक्स डिपॉजिट रहता है इसमें कस्टमर को बहुत हाई रेट मिलता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही हम निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले निकाला तो जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हमें मिलेगा नहीं। और सेकंड है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो जो कमर्शियल बैंक का जो दूसरा फंक्शन है वो है कि लोन प्रोवाइड कराना या फिर एडवांसेस प्रोवाइड कराना। तो हम देखते हैं ये क्या है सब। कमर्शियल बैंक मोबाइलाइज सेविंग्स एंड lend these funds to institutions and individuals for various purposes। तो कमर्शियल बैंक के रहते हैं वो जो ये सब सेविंग्स रहती है पब्लिक की या और अन्य लोगों की, वो सब सेविंग इकट्ठा करती है और बाद में यही सेविंग्स फिर बैंक्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है या फिर बिजनेसमैन है उनको ही लैंड करती है, मतलब लोन देती है इन फंड्स को। तो बेस्ड ऑन द टेन्योर लोन्स इंक्लूड कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो समय के हिसाब से, मतलब पीरियड के हिसाब से, जैसे 1 साल 2 साल, तो उस हिसाब से लोन को अलग अलग में बांटा गया है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इस हिसाब से। तो लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितने ज़्यादा समय के लिए लोन लिया गया है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। मतलब उससे उसको जितना, जैसे कि अगर 10,000 का लिया तो अगर कुछ 2% का इंटरेस्ट लगाया उसके ऊपर, ऐसे एग्जांपल के लिए, तो वो 2% 10,000 के लिए, और ज़्यादा अमाउंट रहेगा और ज़्यादा पीरियड रहेगा तो वो 2% का 4-6% कैसे भी होगा। तो उस हिसाब से जैसे जितना लंबा टाइम उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। तो अभी थर्ड है एंसिलरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज। तो एंसिलरी सर्विसेज मतलब ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट्स, मतलब समय समय पर पेमेंट करना कस्टमर के बिहाफ पे, या फिर मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज। जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब यूएसए का अगर करेंसी चाहिए, जैसे रुपये और यूएसए का एक्सचेंज जो हुआ वो करेंसी में डिफरेंस। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स कस्टमर को प्रोवाइड करना, या फिर डिमेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या फिर इंटरनेट बैंकिंग जो आज बहुत जन यूज़ करते हैं, और मोबाइल बैंकिंग। तो ये सब इसके अंदर आते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं। एंसिलरी फंक्शंस इनको बोलते हैं, एंसिलरी फंक्शंस। तो आप ये फंक्शन जो है याद अच्छे से रखना है आपको। तो फोर्थ है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। Commercial banks are creditors of
क्रेडिट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन ये कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इनकी वजह से ही जो डिमांड टाइम डिपॉजिट है इनकी वजह से ही बैंक्स के क्रेडिट क्रिएट होते हैं, जिनकी वजह से वो लोन दे पाते हैं। क्रेडिट मतलब लोन। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज द बैलेंस अमाउंट इज यूज फॉर गिविंग लोन्स। तो जब जैसे कि मैंने बताया था कि आरबीआई के पास इन जो बैंक्स रहते हैं इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो जो जब इनका नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी इन ये पूरा एकदम होने के बाद जो अमाउंट बचता है और रिक्वायरमेंट जो रहती है आरबीआई को भरने का, उसके बाद जो बचा रहता है वो अमाउंट बैलेंस अमाउंट बैंक उसको लोन देने में यूज़ करता है। मतलब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है या पर्सनस है उनको लोन देने में उसको मनी को यूज़ करता है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रेडिटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स। तो जो सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट, वो किससे क्रिएट होते हैं? जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है उनसे ही वो क्रिएट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, व्हेन बैंक प्रोवाइड्स लोन टू इट्स कस्टमर, मतलब जब बैंक लोन प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को, द लोन अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन द बैंक ऑफ द कस्टमर। तो जो लोन अमाउंट रहता है वो जो बैंक अकाउंट है कस्टमर को उसमें क्रेडिट किया जाता है, मतलब उसमें डाला जाता है। द बैंक डेट रिसीव्स द लोन अमाउंट एज अ डिपॉजिट कीप असाइड अ सर्टन पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। तो जो बैंक रिसीव करता है उस लोन की अमाउंट को, तो उसे डिपॉजिट के फॉर्म में रखा जाता है। तो वो एक उसका जो सर्टन पोर्शन रहता है, थोड़ा पोर्शन, वो रिज़र्व के फॉर्म में रखा जाता है। तो आफ्टर द मीटिंग रिजर्व द बैंक लैंड द रिमेनिंग अमाउंट। तो जब जो जितनी रिज़र्व की रिक्वायरमेंट है उस बैंक को रखना है जितना रिज़र्व, तो वो मीटिंग जितना रिज़र्व का रिक्वायरमेंट है वो मीट होने के बाद उसको बैंक को अलग से रख देती है, वो जो लोन का अमाउंट बाद में प्रोवाइड करा देती है। दिस प्रोसीजर इज़ फॉलोड बाय इंटर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। और ये जो प्रोसीजर इधर बताया गया है वो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है इंडिया में, और उसको जैसे कंट्री में और या फिर इकोनॉमी या बैंकिंग सिस्टम में क्रिएशन होता है लोन का, क्रेडिट मतलब लोन। तो शॉर्ट में कहा जाता है कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स आउट ऑफ द लोन्स गिवन देयर बाय गिवन लीडिंग टू क्रेडिशन। तो जो कमर्शियल बैंक वो लोन कैसे क्रिएट करते हैं? वो डिपॉजिट के थ्रू लोन किए करते हैं। तो अभी हम थर्ड देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये जो ऊपर थोड़े लोगो दिए हैं ये हम देख लेते हैं किसका किसका है। जैसे पहला जो लोगो दिया है वो HDFC बैंक जो है उसका लोगो है, और जो यू और एन शेप में है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। और फिर बाद में हम सीधा अभी फोर्थ लोगो जो सर्कल टाइप में दिया है ये हमारे SBI का है लोगो, और जो ए के फॉर्म में दिया है ये वाला एक्सिस बैंक का लोगो है। और बाकी के जो दो बचे हैं वो इसमें ये सर्कल के SBI के बाजू जो लोगो है ये वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये HSBC के बैंक का लोगो है। और जो ये DNA के फॉर्म में दिया है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया है, ये हमारे इसका लोगो है, इसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। और C है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या रहता है? कोऑपरेटिव बैंक कब एग्जिस्टेंस में है, मतलब कब इनका फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट था 1904 का, तभी कोऑपरेटिव बैंक्स बनने चालू हुए कंट्री में, जब ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। तो कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन। तो जो कमर्शियल बैंक अगर लोन कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाते है पब्लिक को, तो या फिर कुछ बाकी रह जाते लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, तो कोऑपरेटिव बैंक इधर एक सप्लीमेंट के थ्रू सप्लीमेंट के फॉर्म में काम आता है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक बाकी के जो लोकल पॉपुलेशन है कंट्री के उनको लोन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। तो ये जो स्मॉल या फिर मीडियम इनकम ग्रुप्स है उनकी बैंकिंग की नीड्स पूरी करता है कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव से क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर है ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के कॉम्बिनेशन है या फिर इनमें आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इनमें 3 टाइप रहते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में, 3 टायर रहता है इनका स्ट्रक्चर। पहला रहता है अपेक्स बॉडी रहती है एकदम, या फिर अपेक्स बैंक रहता है स्टेट कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड लेवल पे रहता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड रहता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो प्राइमरी लेवल का ये जो रहता है ये ज़्यादातर रूरल एरिया में उन एरियाज़ में रहता है, गाँव एरिया में। तो अभी जो बाकी का है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जो रुको थोड़ा ही है तो हम 1 मिनट अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या रहते हैं, तो ये एजेंसीज रहते हैं जो प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये जो मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए रहता है उन मामलों में, उन सिचुएशंस में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स, तो एरियाज़। तो ये जो इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर अदर जो इम्पोर्टेंट की सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उधर लोन प्रोवाइड कराता है या फिर फाइनेंशियल एड हेल्प कराता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टेब्लिश इन 1948। तो ये पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, DFI था इंडिया में, जो फॉर्म हुआ था 1948 में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। तो जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके जो ऑपरेशंस है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत सारे अलग अलग एकदम अलग अलग एरिया में है। जैसे कि जो किसके थ्रू क्रिएट हो गए हैं, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया में कंट्री में 1991 में हुआ था, LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे तभी हुआ था, तो उस समय हुआ था ये। तो दे हैव सेटअप सब्सिडरीज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये जो DFI है इन्होंने अलग अलग सब्सिडरीज, मतलब अपेक्स बैंक है, उसके बाद में नीचे के जो बैंक है या फिर उनके जो दूसरे पोर्शन है, उन्होंने एक सब्सिडरी फॉर्म करके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है न्यू फॉर्म वो प्रोवाइड करने चालू गए। तो वो कौन से हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग हुआ, कंज्यूमर फाइनेंस हुआ, ब्रोकिंग हुआ, वेंचर कैपिटल फाइनेंस है। मतलब वेंचर कैपिटल फाइनेंस मतलब किसी कंपनी में स्टेक ले लेना, इन्वेस्ट करके पैसा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसों का देना, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसमें पैसों का मदद देना। या फिर E-कॉमर्स, जैसे कि अमेज़ॉन, E-कॉमर्स मतलब अमेज़ॉन हुआ, स्नैपडील हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो ये डेवलपमेंट DFI है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ये अपने आप को यूनिवर्सल बैंक बनाने में इस प्रोसेस में है, यूनिवर्सल बैंक। तो जो यूनिवर्सल बैंक है ये क्या रहते हैं, ये आप इधर देख सकते हैं कि यूनिवर्सल बैंक refers to those banks that offer wide range of financial services such as commercial banking and investment banking and other activities, especially इंश्योरेंस। तो ये बैंक ऐसे रहते हैं जो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और बाद में और भी अदर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ और मल्टी फंक्शनल, मतलब बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और फाइनेंशियल सुपरमार्केट प्रोवाइडिंग बोथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू अ सिंगल विंडो, मतलब एक ही बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर एक ही बैंक सब सर्विसेज अलग अलग प्रोवाइड कराता है, उसे हम यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। तो DFI इस प्रोसेस में अपने आप को ऐसा बनाने में। और अभी हम देखेंगे तो अभी क्या था, RBI हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू बिकम कमर्शियल बैंक। तो RBI ने गाइडलाइंस इशू किए हैं जो ये DFI है इनको कमर्शियल बैंक बनाने में। तो जैसे कि ICICI है, उधर फुल फॉर्म भी आप पढ़ सकते हैं, वो एक यूनिवर्सल बैंक बन चुका है जी बाय रिवर्स मर्जर विद इट्स सब्सिडरी ICICI बैंक। तो ICICI जो था ये अपने सब्सिडरी थी ICICI बैंक, इसके साथ मिलके एक यूनिवर्सल बैंक बन गया है। तो अभी हम देखेंगे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI। तो ये 1988 में सेटअप किया गया था एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द बागुल कमेटी। तो ये बागुल कमेटी थी, इनके रिकमेंडेशंस के ऊपर DFHI का सेटअप इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये RBI और पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सब से मिलकर ये बना है। तो जो टू इम्पार्ट लिक्विडिटी एंड टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें लिक्विडिटी लाने के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया था। तो अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सेकंड वाला, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा कुछ समझा है, तो सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू।